दोस्तों नमस्कार। आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 में वर्णित सामान्य अपवाद का भाग 2 प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में चर्चा करते हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 96 टू 106 में उपलब्ध है। धारा 96 कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है यदि वह प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई है तो। धारा 97 कहती है कि शरीर तथा संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, यानी किसी भी व्यक्ति को स्वयं के शरीर या दूसरे के शरीर, स्वयं की संपत्ति या दूसरे की संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है, और यदि कोई इस पर आक्रमण करता है तो उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होगा। धारा 98 बोलती है कि विकृत चित्त व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। इस धारा को यदि आगे बढ़ाएं तो इसमें क्या कहा गया है कि कोई विकृत चित्त व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसकी समझ परिपक्व नहीं हुई है, अपरिपक्व समझ का व्यक्ति, शिशु, नशा किए हुए व्यक्ति, मत्त व्यक्ति या भ्रम में पड़ा हुआ व्यक्ति, यदि कोई ऐसा कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति के शरीर को या उसकी संपत्ति को के प्रति अपराध होता है तो उसे उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होगा। देखा जाए तो सामान्यतः इन व्यक्तियों के द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन यदि ये व्यक्ति अब कोई ऐसा कार्य करते हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है तो सामने वाले व्यक्ति को अपनी रक्षा करने का और अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। जैसे हम इसके लिए कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि एक पागल व्यक्ति किसी को जान से मारने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध उसका कृत्य पागलपन के कारण से उस व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं है, किंतु दूसरे व्यक्ति की जान से मारने की वह कोशिश करता है, इसलिए उस व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है और वह उसे उतनी हानि पहुंचा सकता है जितनी आवश्यक। या एक दूसरा और उदाहरण लेते हैं कि एक व्यक्ति जो ऐसे ग्रह में प्रवेश करता है जिसे उस घर में प्रवेश करने का अधिकार भी है, का इंडिकेट कर देते हैं कि का ऐसे घर में प्रवेश करता है जिसे प्रवेश करने का उस घर में अधिकार है, किंतु भ्रमवश ये सोच लेता है कि ये हम पे अटैक करने वाला है, ये ग्रह भेदक है, हमारे घर में आने वाला है, कोई अपराध करने वाला है, तो वह उस व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, धारा 99 बताती है कि वे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। अब ये धारा 98 में अपन ने देखा था कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किन व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त है। अब धारा 99 बोलती है किन व्यक्तियों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो कोई लोक सेवक या लोक सेवक के निर्देश पर कार्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। आवश्यक क्या है इसमें कि ऐसा लोक सेवक या लोक सेवक के निर्देश पर कार्य करने वाला व्यक्ति विधि द्वारा चाहे न्यायानुमत ना भी हो, विधि द्वारा एथोराइज ना भी हो, और वह जो कार्य करता है लोक सेवक या लोक सेवक के निर्देश पर कार्य करने वाला व्यक्ति यदि सद्भावना पूर्वक और अपने पदीय कर्तव्य के दौरान यदि कोई कार्य करता है तो ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध या जो लोक सेवक के निर्देश पर कार्य करता है उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। हाँ, यहाँ एक चीज और है कि ऐसा लोक सेवक या लोक सेवक के निर्देश पर कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य से यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति की आशंका होती है तो फिर उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है
कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार वहां उपलब्ध नहीं होगा जहां व्यक्ति को किसी लोक सेवक से सहायता प्राप्त करने का अवसर हो, तो फिर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। यहाँ एक चीज नोट कीजिए आप कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग में उतनी ही अपहानि कारित की जा सकती है जितनी आवश्यक हो। आवश्यकता से अधिक अपहानि यदि कारित की जाएगी तो वह फिर अपराध की श्रेणी में आ जाएगा और प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो जाएगा। इस संबंध में हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि न्यायोचित अपहानि क्या है और अधिक अपहानि क्या है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में न्यायोचित अपहानि क्या होगी, जितनी अपहानि कारित करना चाहिए वो क्या होगी। इस संबंध में एक बहुत पुराना करीम बख्श का मामला है। करीम बख्श के मामले में क्या है कि एक चोर जो है ना दीवार में सेंध लगाकर घुसता है, दीवार में घुसने लगता है सेंध लगाकर, और वो उसे आप पकड़ लेता है। अब पकड़ लेने में क्या होता है कि उसका दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ सामान्य अपवाद का लाभ मिलेगा, उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है क्योंकि वो उसके घर में घुस रहा था, उसने उसे पकड़ लिया। अनफॉर्चुनेटली उसकी सांस रुकने से उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अपहानि उचित थी, ये न्यायोचित अपहानि थी। एक है मेईजुद्दीन का मामला। इसमें क्या था कि भाले से आक्रमण करता है, भाले से बा पर आक्रमण करता है और बा गधे से आक्रमण करने लगता है। दोनों के आर्टिकल बराबर हैं लगभग, और इसमें आ की मृत्यु हो जाती है। प्राइवेट प्रतिरक्षा में उसने काम किया है, सामान्य अपवाद का लाभ मिलेगा उसे। आगे बढ़ते हैं, इसी में और उदाहरण लेते हैं, इसको और क्लियर करते हैं। एक्चुअली ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि न्यायोचित अपहानि क्या होगी और आवश्यकता से अधिक अपहानि क्या होगी। इस संबंध में प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक जैसे कोर्ट हाउस है, कोर्ट हाउस पे बहुत सारे लोग हथियार हाथ में लेके आक्रमण करते हैं, तो वहां पे जो सुरक्षार्थ जो व्यक्ति बैठा है उसे लगता है कि ये तो अब कुछ ना कुछ नुकसान तो कर ही देंगे, तो वो जो है एक गोली चला देता है और गोली चलाने से एक व्यक्ति मर जाता है। ये न्यायोचित अपहानि है और अपवाद का लाभ लेने का अधिकार है, अपवाद से संरक्षित रहेगा। एक और है धारा सिंह का मामला, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है धारा सिंह का मामला। ये भी न्यायोचित अपहानि पर है कि मतलब जितनी अपहानि कारित की जाना चाहिए उतनी ही अपहानि होना चाहिए। कि अभियुक्त के घर में रात्रि में कई लोग प्रवेश कर जाते हैं। अब अभियुक्त को उनको ऐसा लगने लगता है कि ये कोई हम पे हमला करने के लिए आ रहे हैं और उनको वो हमलावर समझ के गोली चला देता है, जबकि वास्तव में वो जो व्यक्ति आ रहे थे वो हमलावर नहीं थे, वो पुलिस थी। वो उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, पुलिस वर्दी में भी नहीं थी, वो उन्हें आक्रमणकारी समझ बैठा और उसने गोली चला दी। गोली चला देने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसे न्यायोचित अपहानि माना है। अब देखते हैं इसका उल्टा कि ऐसी अपहानि जिसको न्यायोचित नहीं माना है, यानी जितनी अपहानि कारित की जाना चाहिए थी उससे अधिक अपहानि कारित हो गई है। उसके संबंध में क्या है, उसके संबंध में देखते हैं उदाहरण। अत्यधिक अपहानि कब हो जाती है, जैसे एक दरवानगीर का मामला है। दरवानगीर के मामले में क्या था कि एक चोर को रात्रि में उसके घर वालों ने पकड़ लिया और पकड़ के उसके जब पकड़ चुके हैं, यहाँ अब काम कंप्लीट हो गया था, पकड़ के उसको लोक सेवक के हवाले कर देते, उसको पुलिस के हवाले कर देते, लेकिन वो उसको इतना पीटते कि उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे अपहानि अधिक हो गई क्योंकि चोर को पकड़ लिया था, यहाँ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो गया था। जो मारा उसके लिए तो फिर वो निश्चित रूप से जिन लोगों ने पकड़ा और मारा है वो हत्या के अपराध के दोषी होंगे, उन्हें प्राइवेट प्रतिरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा, अपवाद का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरीके से एक मारू देवी का मामला के सामने से एक व्यक्ति आक्रमण करता है और एक भारी जीप लेके उसके ऊपर चढ़ जाता है
अब हानि अधिक हो गई। व्यक्ति तो सामान्य व्यक्ति, उसके हाथ में कोई हथियार भी नहीं था, आक्रमण करने सामने वाले को समझ में आया ये आक्रमण कर रहा है, वही भारी जीप लेके उस पर चढ़ जाता है। ठीक है, और देखते हैं अत्याधिक अपहरण के लिए। एक है हालोवे का मामला। हालोवे के मामले में क्या किया था कि एक वनपाल एक लड़के को लकड़ी चोरी करते हुए जंगल में पकड़ता है। इस अपराध में वो क्या करता है कि उसे घोड़े से बांध देता है, और घोड़े से बांध के घोड़े में एक डंडा मार देता है, घोड़ा भाग जाता है। इससे उसके लिए बहुत ज़्यादा चोट आती है। तो देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा कि यहाँ पर जब लकड़ी चोरी करते समय उस लड़के को पकड़ लिया था, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो गया था। अब उसमें आगे की कार्रवाई करते जो फॉरेस्ट एक्ट में कार्रवाई होती है। लेकिन ये क्या आवश्यकता थी कि उसे घोड़े से बांध के और घोड़े में एक डंडा मार दिया और घोड़ा दौड़ गया। ये अपहानी अत्यधिक हो गई। एक अत्यधिक अपहानी पर ही एक और फकीरा का मामला है, फकीरा चमार का मामला। इसमें क्या हुआ कि एक चोर किसी घर में घुसता है और उसका आधा शरीर जो है ना घर के अंदर जा पाता है और आधा शरीर उसका बाहर रहता है। ऐसी स्थिति में वो चाहे तो उसके लिए पकड़ लेता है, पकड़ सकता था चोर को, वो लोक सेवक के हवाले कर देता, पुलिस के हवाले कर देता। ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। लेकिन वो जो है ना उसको गर्दन पकड़ लेता है उसकी। ध्यान दीजिएगा कि एक व्यक्ति घर में घुसता है तो आधा हिस्सा उसके घर के अंदर है, आधा हिस्सा घर के बाहर है, उसे आसानी से पकड़ा जाता है। लेकिन वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है और गर्दन पकड़ के 4-5 लठ मार देता है उसमें। अत्याधिक अपहानी हो गई, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण कर दिया। इसलिए वह प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार पकड़ने तक तो उसका सीमित रह गया था। अब वह अपराध का दोषी हो जाएगा क्योंकि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसने समाप्त कर दिया। दोस्तों यहाँ एक चीज देखिएगा कि हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विधि ने किस लिए दिया है कि हम अपनी या दूसरों की संपत्ति की रक्षा कर सके, और इस रक्षा में हम उतना ही अपहानी कार्य करें जितनी आवश्यक हो। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ भी कर गुजारें। हमने प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में एक बात की गई है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग धार की तरह करना चाहिए, तलवार की तरह नहीं करना चाहिए कि यह अधिकार हमें विधि ने दे दिया तो हम सामने वाले पर का कुछ भी कर डालें। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमें दिया है, सिर्फ हमें इसलिए दिया है कि हम अपनी और अपने शरीर की, दूसरे के शरीर की, अपनी संपत्ति की और दूसरे की संपत्ति की रक्षा कर सकें। अब देखते हैं आगे धारा 100 है कि वो कौन सी परिस्थितियां होंगी जिसमें मानव शरीर की रक्षा करते हुए मृत्यु कारित करने का अधिकार आ जाता है। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम जो चर्चा कर रहे थे उसमें ये चर्चा की थी कि अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में कोई कार्य किया जाता है तो उतनी अपहानी कारित कर सकते हैं जितनी आवश्यक है। लेकिन अब इस अपहानी का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब हो सकता है, इस संबंध में धारा 100 में कुछ चीजें बताई गई हैं कि शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित करने का अधिकार, मानव शरीर की रक्षा करने में मृत्यु का अधिकार कब प्राप्त हो जाता है, कब विधि प्रदान करती है। यदि कोई व्यक्ति हमला करता है और यह आशंका, युक्तियुक्त आशंका है कि हमले का परिणाम मृत्यु होगा, तो फिर ऐसी दशा में सामने वाले की मृत्यु कारित की जा सकती है प्राइवेट प्रतिरक्षा में। इसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति अगर हमला करता है जिसमें युक्तियुक्त आशंका है कि घोर उपहति कारित होगी, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित की जा सकती है। यहाँ हम सिर्फ मानव शरीर की बात कर रहे हैं, संपत्ति की बात नहीं कर रहे, मानव शरीर की बात कर रहे हैं। सिर्फ बलात्संग के आशय से हमला किया जाता है, इसमें मृत्यु कारित की जा सकती है। व्यपहरण के उद्देश्य से यदि कोई हमला किया जाता है, या सदोष परिरोध के आशय से अगर कोई हमला किया जाता है। लेकिन यहाँ एक रेस्ट्रिक्शन देती है विधि,
अगर कोई व्यक्ति सदोष अवरोध करना चाहता है, सदोष अवरोध करने की कोशिश करता है, तो वहाँ हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी युक्तियुक्त ये उपलब्धता है कि वह व्यक्ति लोक सेवक से सहायता प्राप्त कर सकता है। अगर लोक सेवक से सहायता प्राप्त करने का समय नहीं है तो फिर वो मृत्यु कारित कर सकता है। एक नया जोड़ा गया है इसमें 3 फरवरी 2013 में एक नया अमेंडमेंट किया गया धारा 100 में कि अम्ल फेंकने या अम्ल फेंकने का प्रयास किया जाता है और युक्तियुक्त आशंका ये है कि इसका अम्ल फेंकना या अम्ल फेंकने के प्रयत्न करने का युक्तियुक्त परिणाम, युक्तियुक्त आशंका यह है कि घोर उपहति कारित होगी तो भी मृत्यु कारित की जा सकती है। अब हम देखते हैं धारा 103 जो ये बताते हैं कि किन दशाओं में संपत्ति की रक्षा करते हुए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित की जा सकती है। यदि किसी संपत्ति के पर लूट कारित की जाती है या किसी संपत्ति लूट कारित की जाती है या रात्रि गृहभेदन किया जाता है या अग्नि द्वारा दृष्टि की जाती है किसी निर्माण तंबू या जलयान में जो मानव निवास या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, या चोरी दृष्टि या गृह अतिचार किया जाता है जिसमें युक्तियुक्त आशंका होती है कि ये अपराध हो जाएंगे, तो ऐसे में संपत्ति की अभिरक्षा में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण केस के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले ये बता दें कि ये भी विधि में बताया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ कब होता है और समाप्त कब होता है। इस संबंध में विधि बोलती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ हो जाता है जब सामने वाले के द्वारा व्यक्ति के प्रति या व्यक्ति की संपत्ति के प्रति आशंका उत्पन्न हो जाती है, और प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक ये आशंका समाप्त नहीं हो जाती। क्लियर है? आगे इसमें थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। एक लैंडमार्क जजमेंट है अमजद खान का केस, मध्य प्रदेश का ये केस है, कटनी का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि एक अभियुक्त के घर में बहुत बड़ी सारी भीड़ घुस गई और भीड़ घुस के सामान फेंकने लगी। तो उसने स्वयं की भी उसे रक्षा करना थी, संपत्ति की भी रक्षा करना थी, उसने गोली चला दी भीड़ पर। जब उसने भीड़ पर गोली चलाई तो एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से आपात कलाम है, धारा 100 का वो है, धारा 100 का ये न्याय दृष्टांत है कि उसे अधिकार था अपनी रक्षा करने का। जब एकदम से पूरी भीड़ अगर आक्रमण कर देगी उसके घर पे तो उसे तो अपनी रक्षा करना ही है, उसने गोली चला दी। एक और केस है अब्दुल कादिर विरुद्ध आसाम राज्य, ये संपत्ति के संबंध में है कि इसमें कुछ व्यक्तियों ने एक व्यक्ति ने अपने कुछ साथियों के साथ संपत्ति पर हमला कर दिया और आशंका यह थी कि या तो संपत्ति नष्ट कर दी जाएगी या संपत्ति की चोरी करके ले जाएंगे, संपत्ति लूट के ले जाएंगे। ये युक्तियुक्त आशंका थी। उन्हें अभियुक्त की पिटाई की। यहां प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो गया था, लड़ाई खत्म हो गई थी। लेकिन उसने आक्रमणकारी को इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। अब उसने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण कर दिया, क्योंकि जब संपत्ति पर अटैक किया था, संपत्ति की भले चोरी की आशंका थी या लूट करने की आशंका थी, लेकिन जब उसने बदले में जो कार्य किया उससे भीड़ भाग गई। अब एक व्यक्ति पकड़ा गया तो उसकी पिटाई कर दी, और वो भी इतनी अधिक पिटाई कर दी कि उसकी मृत्यु हो गई, तो उसे अपवाद का लाभ नहीं मिलेगा। ये क्या हो गया? न्यायोचित अपहानि नहीं रही, अत्यधिक अपहानि कारित कर दी। जैसे अभी हमने पीछे उदाहरण देखे थे, ये अत्यधिक अपहानि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में कर दी। दोस्तों, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से
आप ये माने कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैंने उन सब बातों का अपनी चर्चा में समावेश करने का प्रयास किया है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा को पूरी तरीके से समझने में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत उपयोगी है। दोस्तों, आपको यदि मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मेरी चर्चा ठीक लग रही है, तो आप मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि मैं जो चर्चा करता हूँ, यदि आपको ये चर्चा पसंद ना आए तो निश्चित रूप से इसमें अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करें, क्योंकि मैं अपना YouTube चैनल पे मैं अपना मोबाइल नंबर भी देता हूँ। तो मैं उन सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ कि मेरे इन चर्चा में यदि कोई कमी हो तो उसके बारे में बताएं, मेरे को मोबाइल नंबर पे बताएं। वही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर पर मुझको बताएं कि मेरी चर्चा में ये कमी है। दोस्तों, आपका बताया हुआ सुझाव, आपके द्वारा बताई हुई गलती मेरे लिए शिरोधार्य रहेगी और मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा ताकि चर्चा को और अच्छी से अच्छी बना सकूं। नमस्ते दोस्तों, गुड डे, थैंक यू।